सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। किसी का प्यारा गया, किसी का सहारा गया, कोई जल कर मरा तो कोई दम घुटने से मारा गया, लेकिन जो भी गया बस गरीब का गया। 11 सितंबर 2012 को 250 खानदानों पर ऐसी कयामत टूटी जिसने सबके दिलों को दहला कर रख दिया, जब 20 करोड़ रुपए भत्ता ना देने पर MQM बल्दिया के सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला और जुबैर चरिया ने फैक्ट्री में आग लगा दी और 250 से ज्यादा अफराद को जिंदा जलाकर मार दिया। अगले ही दिन यानी 12 सितंबर 2012 को फैक्ट्री मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 14 सितंबर 2014 को फैक्ट्री मालकान ने सिंध हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर ली। अवामी दबाव जब बढ़ा तो सिंध हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में तहकीकाती ट्रिब्यूनल कायम कर दिया, जिसने वाकये को शॉर्ट सर्किट का नतीजा करार दिया। मुकदमे ने उस वक्त दूसरा और नतीजा खेज रुख इख्तियार किया जब 2015 में रेंजर्स की जानिब से हाई कोर्ट में JIT रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें यह दावा किया गया कि भत्ता ना मिलने पर फैक्ट्री को आग लगाई गई थी। 2016 में तहकीकात के बाद पुलिस ने दोबारा मुकदमा दर्ज किया और इसी साल के आखिर में MQM सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला को बैरून मुल्क से गिरफ्तार करके लाया गया, जिससे तफ्तीश के बाद फैक्ट्री में आतिशजदगी के मुकदमे में MQM के साबिक सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी, कराची तंजीम के सरबराह हम्माद सिद्दीकी, MQM के उस वक्त के सेक्टर इंचार्ज अब्दुल रहमान उर्फ भोला, जुबैर चरिया, हैदराबाद के ताजिर डॉक्टर अब्दुल सत्तार खान, उमर हसन कादरी, इकबाल अदीब खानम, फैक्ट्री के चौकीदार शाहरुख, फजल अहमद, अरशद महमूद और को मुलजिम करार दिया गया था। रहमान भोला ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था कि हम्माद सिद्दीकी के हुक्म पर उसने जुबैर चरिया को आग लगाने के लिए कहा था। अब्दुल रहमान भोला ने बयान में यह भी एतराफ़ किया था कि रऊफ सिद्दीकी और हम्माद सिद्दीकी ने मुतासिरीन और मालकान के दरमियान मामला हल करने के लिए दबाव डाला और सेटलमेंट के लिए फैक्ट्री मालकान से 6.5 करोड़ रुपए वसूल करके 2 सितंबर को दलाइल मुकम्मल होने पर इस केस का फैसला महफूज किया गया और आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 8 बरस 11 रोज के बाद बल्दिया फैक्ट्री आतिशजदी केस का फैसला सुनाते हुए केस में नामजद मरकजी मुलजिम जुबैर चरिया और अब्दुल रहमान उर्फ भोला को सजाए मौत जबकि 4 दीगर सहूलतकारों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। केस में नामजद दीगर 4 मुलजिमान रऊफ सिद्दीकी, इकबाल अदीब खानम, अब्दुल सत्तार को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया गया, जबकि हम्माद सिद्दीकी और उमर हसन कादरी को इश्तिहारी करार दिया गया है। वो मुतासिरीन जो कि अपने प्यारों को खो चुके हैं, क्या उनको इंसाफ मिल चुका है? आज के इस प्रोग्राम में जो सवालात खड़े करेंगे उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब इस वो तमाम 250 से ज़ायद ख़ानदान मुतमईन हैं और PSP और MQM जो कि मुख्तलिफ मौक़ों पर इस सिलसिले में बातें करती रही हैं, अब उनका इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है? अरशद वोरा साहब पाक सरज़मीन पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर मंसूर साहब साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे कानूनी नुक्ता नज़र जानेंगे। अरशद साहब, ज़रा आपकी इजाज़त से अनवर मंसूर साहब से पहले मैं आगाज़ कर लूँ। अनवर साहब, इस केस में हम्माद सिद्दीकी और उमर हसन कादरी को इश्तिहारी करार दिया गया है। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए कि हम्माद सिद्दीकी की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट थी, नहीं थी? इससे हम कानूनी तौर पर क्या मतलब निकाल सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगर ये जो आप अभी कह रहे हैं, अगर किसी को इश्तिहारी डिक्लेयर किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो क्या कहते हैं, उनके खिलाफ कोई चीज़ साबित हो गई है। इश्तिहारी का मतलब यह है कि वो चूँकि अवेलेबल नहीं थे और चूँकि वो आए नहीं और ज्वाइन नहीं की प्रोसीडिंग्स, तो इसलिए उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई इश्तिहार निकाल कर और मुख्तलिफ तरीके से उनको बुलाने के, अगर वो नहीं आते हैं तो उस सूरत में उनको इश्तिहारी कहा जाता है। मगर ये कहीं नहीं होता कि ये जो हैं वो उनके खिलाफ कोई कन्विक्शन का ऑर्डर नहीं होता है। ये इनका केस को अलग कर दिया जाता है और जब भी ये आएंगे इनका केस सेपरेटली चलाया जाएगा। ठीक है, चलें, ये नुकता क्लियर हो गया। अब अरशद वोरा साहब, अब जो फैसला इस सामने आया, रहमान भोला जुबैर चरिया को सजाए मौत दे दी, क्या राय आपकी इस फैसले पर? दुरुस्त फैसला है? इंसाफ हो गया? देखें, अभी एक तो ये फैसला मेरे ख्याल से 7 साल लग गए इस फैसले में। बहरहाल अभी इस
पर पोजीशन ये है कि 270 पेज का या 250 पेज का, तकरीबन 250 पेज का फैसला है। और इस पे अभी हमारे लॉयर्स जो हैं, लॉयर्स की टीम हमारी बैठी हुई है, वो इसको स्टडी कर रहे हैं। तो इस पे मैं समझता हूँ कि कल इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी का मौक़िफ़ सामने आएगा। जी, तो अरशद साहब, मौक़िफ़ तो ज़ाहिर है कल आप दे देंगे, लेकिन इस पर कॉन्फ्रेंस भी रखी है इस सब्जेक्ट पे। उस्मान साहब, ज़ाहिर है आप इन सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये केस आप अदालत में लड़ रहे थे। अब जो फैसला सामने आया है उससे वो तमाम लवाहिकीन जिनके प्यारे चले गए हैं, क्या वो तमाम लोग मुतमईन थे, उनके साथ इंसाफ हो गया? ज़ुबैर शरिया रहमान बोला को सज़ाए मौत दे दी, या वो इससे भी कुछ आगे की तवक्को कर रहे थे, कुछ मज़ीद चाहते थे? जो लवाहिकीन हैं वो ज़ाहिर है कि उनके जो इस हवाले से इम्कानात से जो उम्मीदें थी वो कुछ बढ़कर थी, और जो नाम उन्होंने सुने थे बारहा कि जो बार बार लिए जा रहे थे कि जो मुतासरीन के हवाले से कि जो आग लगाने में सरकर्दा लोग थे, तो लिहाजा वो तो बहुत ज़्यादा यानी इस अदालती फ़ैसले पर मुतमईन नहीं नज़र आते। लेकिन असल बात तो ये है कि जो अदालत फ़ैसला करती है वो तो उन शवाहिद की बुनियाद पर करती है जो प्रोसिक्यूशन उसके सामने पेश करता है, और इसके अंदर जो बुनियादी तौर पर चीज़ें थी जो मुस्तकिल सामने भी आ रही हैं कि मुस्तकिल जो है JIT बनती रही, और JIT बनने के बाद जो है उससे पहले शॉर्ट सर्किट जो है इसको करार दिया गया कि ये कोई जो है हादसा जो हुआ था फैक्ट्री के अंदर और आग नहीं लगाई गई थी। लेकिन रिजवान कुरैशी का जो है आने के बाद और उसके बयान के बाद जो है यकसर जो है इसका रुख दूसरी जानिब जो है चला जाता है, और जो चीज़ें फिर सामने आना शुरू होती हैं, और फिर प्रोसिक्यूशन जो है फिर भी उसके ऊपर जो काम करती है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें हमें अपने इस निज़ाम को देखने की ज़रूरत भी है कि जो मुतासरीन ज़ाहिर है कि उनके 259 जो है जाने चले गई, झलस के लोग मर गए, और वो अपने जो है उन लवाहिकीन जो लवाहिकीन है उनके उस गम के अंदर जो इसलिए इसको जो है वो उस गम को नहीं भुला पा रहे हैं कि वो उस तरह से कि जो देखना चाहते थे कि इसके वो जो लोग जो इसके जिम्मेदार थे, जो कि बड़े बड़े नाम जो कि जिसके इसके अंदर आए थे, उनको जो है इसका जिम्मेदार नहीं करार दिया गया। सही। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप कल करने जा रहे हैं, लेकिन अब आज ये जो फैसला आया है, वो जो मौक़िफ़ था पिछला एक मुस्तफ़ा कमाल साहब का कि हमाद सिद्दीकी साहब मुलविस नहीं है, तो फिर वो आए क्यों नहीं? 8 साल इस केस की तहकीकात चलती रही, किसी मौके पर उन्होंने ताउन नहीं किया। आप लोगों से तो राब्ते में है, आपको इल्म होगा? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, ना राब्ते में है, और ये तो शायद मेरे ख्याल से किसी के भी इल्म में नहीं है कि वो कहाँ पे है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें JITयाँ भी कई बनी हैं और कई चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मैं ये समझता हूँ कि फ़ैसला मुकम्मल तौर पर पढ़कर अगर इस पर कमेंट किया जाए तो मेरी जानिब से वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस वक्त मैं आपको यही कहूँगा कि ठीक है, फ़ैसला आ गया, बिल्कुल उन लोगों के साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। 2013 में मैं उस वक्त साइट का चेयरमैन भी था जिस वक्त ये आग लगी थी, मैं ख़ुद भी वहाँ मौजूद था, और पहली जो कमेटी बनी थी मैं उसका मेंबर था, इन्वेस्टिगेशन कमेटी। तो उस वक्त आग लगी थी, बहुत सारी चीज़ें हमने उस वक्त नोट भी की थी। सही। तो अरशद साहब, उस वक्त जो आपका एक तंजीमी स्ट्रक्चर था, आपको ऐसा लगता है कि ये दो लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इतना बड़ा काम प्लान करके कर सकते थे, या इस तरह के काम करने के ऑर्डर्स कहाँ से मिलते थे? ये तो आपको इल्म होगा इसका। सर देखें ना, ये तो अभी कोर्ट का कहना है, आपका कहना है, मुख्तलिफ JITs हैं। जब आपने वो JITs सारी सामने आए तो पता चले। पहली JIT भी तो थी ना। जी, आपके पॉइंट पे कानूनी राय से ले लूँ, मैं वापस आता हूँ अरशद साहब की तरफ। तो अनवर मंसूर साहब, अब कौन सी JIT को अरशद साहब कह रहे हैं सही माना जाए? बहुत कानून इसके ऊपर मौजूद है। JIT का कोई किसी किस्म का, चाहे वो JIT हो या JIT हो, उनका कोई किसी किस्म का भी असर नहीं होता है जज के फैसले के ऊपर। JIT न शवाहिद को सामने लाती है और ना उसका कोई लीगल सैंक्टिटी है। JIT सिर्फ एक जनरल डिटर्मिनेशन करती है, मगर जो शवाहिद आते हैं वो आते हैं कोर्ट के अंदर डायरेक्टली। तो JIT जो है बताते खुद कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस लोग लेके आते हैं, वो कानून के एविडेंस एक्ट के तहत वो पेश किए जाते हैं।
जो विटनेस आता है उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है सही। और उसके बाद जज जो है वो डिटरमिन करता है कि कौन सा एविडेंस सही है या गलत है। सही जी। अरशद वोरा साहब, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैंने कहा ना कि ये इस पे बिल्कुल हमारी जो लीगल टीम है वो बैठे हुए हैं। कल हमारा मौक़िफ़ सामने आ जाएगा। इस वक्त कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है मेरे लिए। अच्छा अरशद साहब ये बताइएगा, अब्दुल रहमान भोला एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्ज तो उस वक्त थे जब फैक्ट्री में आग लगी, पीएसपी में कब शामिल हुए? मेरे ख्याल से मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मैंने जब शामिल हुआ पीएसपी में, ना वो पहले थे ना आई हैव नो आइडिया। उनका मेंबरशिप फॉर्म जो उन्होंने पीएसपी में शामिल होते हुए भरा, मुझे इसके बारे में आपको नहीं पता या पार्टी को भी नहीं पता? पार्टी में कोई मेरे इल्म में नहीं है ना, मैंने आपको पहले ही कह दिया। लेकिन जब सियासत आपने ज्वाइन की, शतब आप डिप्टी मेयर भी रहे, बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी थी, बहुत सारे मामले। 2013 में मैं 2013 में मैं चेयरमैन साइड था। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे इल्म में ये चीज़ नहीं है, मैंने आपसे कहा ना कि ये सारी चीज़ें जब पॉलिटिकली 2015 में मैं जब पॉलिटिकल करियर का आगाज़ किया है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें तो शुरू हो चुकी थी ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अखबारों से, टीवी मीडिया से और इसी से पता चलता रहा। तो और ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी थी, ये केस चल रहा था। सही। तो उस्मान साहब, अब वो जो सारे लवाहिकीन हैं, बताइए अब क्या आप पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं क्लियर नहीं हुआ। नहीं, मैं पूछना सिर्फ ये चाह रहा था, ये जो दो आपकी एमक्यूएम की लीडरशिप और अभी पीएसपी की भी लीडरशिप जिस तरह बाकी सबको क्लीन चिट दे रही है, इन दो लोगों को सजाए मौत हो गई वो तो ठीक है, लेकिन आपका जो तंजीमी स्ट्रक्चर रहा है पार्टी का, एमक्यूएम का जो यूनिट और सेक्टर्स का स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसमें ऐसा हो नहीं सकता था कि दो लोग ऐसी कार्रवाई कर गुजरें और ऊपर वालों को इल्म ना हो। अब इस मौके पर किसी से भी गुफ्तगू करें, फारूक सत्तार साहब से गुफ्तगू कर लें, हैदराबाद रिजवी साहब से गुफ्तगू कर लें, आपसे गुफ्तगू कर लें, किसी और सियासतदान से जो कराची से ताल्लुक़ रखता है, वो ऐसे जाहिर कर रहा है जैसे उसको कुछ इल्म ही नहीं है। इन दो लोगों ने अपनी ज़ाती हैसियत में काम कर दिया और ऊपर किसी को इल्म ही नहीं था। शहर बंद हो जाता था, हड़तालें हो जाती थी, लेकिन ऊपर वाले ऑर्डर नहीं देते थे, ये सेक्टर और यूनिट के लोग खुद से कर लिया करते थे। क्या ऐसा वाकई हुआ करता था? ये तो आपको इल्म नहीं होगा तो किसको होगा अरशद साहब? आप एक देखें, वो जो दौर था एमक्यूएम का, एमक्यूएम के इश्यूज़ पर ही मेरे ख्याल से मुस्तफ़ा कमाल ने पाक सरजमीन पार्टी बनाई, और कोई वजह तो थी नहीं। जब उन्होंने पाक सरजमीन पार्टी एमक्यूएम के इश्यूज़ पर बनाई थी, कायद के ख़िलाफ़ बात की, दूसरे इश्यूज़ पर बात की, तो जाहिर सी बात है जब ये वहाँ कुछ इश्यूज़ थे तभी तो फिर मुझे ये पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी ना। तो मैं यहाँ पे अपनी क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि एमक्यूएम के इश्यूज़ थे तो पीएसपी वजूद में आई। सही। चलें ज़रा अनवर मंसूर साहब को भी शामिल करते हैं गुफ्तगू। अनवर साहब, अब ये दो लोगों को तो सजाए मौत दे दी, 4 को उम्र कैद भी दे दी, कई नाम इसमें बरी भी हो गए, रऊफ सिद्दीकी साहब का भी नाम इसमें आ रहा था, आदम शवाहिद की बुनियाद पर इनको बरी कर दिया गया। क्या प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी आप देख रहे हैं? चूँकि लवाहिकीन इस इंसाफ से मुतमईन नहीं है, बहुत सारे वो सवालात उठा रहे हैं। इन 8 सालों में कई ऐसे नाम सामने आते रहे जो इस शहर के बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, लेकिन वो तमाम ही इससे बरी हो गए। तो हमारा जो पुलिस का निज़ाम है, जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है, क्या उसकी ये कमियां खामियां हैं? क्या ये दूर हो सकती हैं कि फिर इस तरह के केसेस को उनके मंतकी अंजाम तक, उनकी सही उस फील के साथ पहुँचाया जाए कि लोग भी मुतमईन हो इंसाफ से? जी बिल्कुल, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये हुआ होगा। देखें, मैं ज़रा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। ये जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने लाई जाती हैं। जब वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर चीज़ें आई होंगी या जो भी वजह रही हो, जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में, जो डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेशन में आए होंगे, जो क्या कहते हैं, मुख्तलिफ जो वीडियोज़ आई होंगी, मुख्तलिफ गवाहान सामने आए होंगे, उससे एक चीज़ अक्स की जाती है। जो इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं, जिनका काम ये होता है कि किस तरह से कड़ी मिलाकर और वो आगे जाकर कोर्ट के सामने पेश करते हैं, ताकि ये दिखाया जा सके
कि ये शख्स जो था या तो मुजरिम जो है वो वाकई में इसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, और अगर गवाही नहीं मिलती है लोगों से या मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट से या वीडियो से गवाही अगर नहीं आती है तो जाहिर है कि वो पेश नहीं कर सकते हैं। अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो हर तरह से हर चीज़ के अंदर जाके देखते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से सही फैक्ट्स जो हैं वो सामने आ जाएं, चाहे वो फैक्ट किसी को कन्विक्ट कर रहे हों या किसी को एक्विट कर रहे हों। अब यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक इन्वेस्टिगेशन जो है अगर वो कमज़ोर रही है तो नेचुरली वो चीज़ें सब सामने नहीं आई होंगी, और अगर बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसमें कि फैक्ट्स ऐसे आ गए हैं जिसमें कि वो बरी हो जाते हैं या एक्विट हो जाते हैं, तो वो भी एक चीज़ है। अब ये जजमेंट जो है जब आ जाएगा तो पढ़ के तो फिर पता अकबर चलेगा। साहब, एक जो किसी भी मरकज़ी मुलजिम की एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान की क्या अहमियत होती है? उस बयान में अगर वो किसी को नामजद करता है अपने साथ शरीक मुलजिम या इल्ज़ाम लगाता है किसी पर कि किसी शख्स के कहने पर उसने काम किया, तो उसके उस बयान की क्या हैसियत होती है जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया हो? देखिए, अगर कोई मुल्जिम है तो उसका बयान जो है वो किसी के खिलाफ अगर देता भी है तो उसके अंदर अगर कोरैबोरेटरी एविडेंस नहीं है तो फिर वो माना नहीं जाएगा, इसलिए कि वो ये भी हो सकता है कि जो एक्यूज है वो अपने आप को बचाने के लिए किसी और का नाम भी ले रहा हो। ये बड़ा बहुत सेटल प्रिंसिपल है कि अगर कोई एक्यूज जो है वो किसी को शामिल कर रहा है तो उसको बहुत केयरफुली और बहुत एहतियात से कोर्ट देखती है, और बगैर कोरैबोरेटरी एविडेंस के, ये कोरैबोरेटरी के मेरा मतलब ये है कि कोई और एविडेंस उसके साथ ना जो उसके साथ मिलकर उसको अक्स किया जा सके, तो वो जब तक नहीं होगा उस वक्त तक उसका जो एविडेंस है वो माना नहीं जाएगा। सही। चलें, उस्मान साहब अगर मौजूद हैं आप हमारे साथ तो ज़रा बताइएगा किस वक्त आपने ये केस शुरू से आप ही लड़ रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है ये उस दौर में तो बहुत ही हिम्मत और बहादुरी का काम था, ख़ासतौर पर 2012 से शुरू के 4 साल 2016 तक आपके गुजरे, उस दौरान आपको थ्रेट्स कोई आई, क्या क्या मुश्किलात आई, ज़रा बताइएगा किस तरह से आपने ये केस पूरा लड़ा? जो असल में हमारा केस है वो मुतासरीन के हवाले से वो मुआवजे का केस है जो हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, और दूसरा ये कि इस केस के हवाले से जो मसाइल सामने आए हैं वो बहुत सारे ऐसे थे कि जब इस शहर कराची के अंदर कई ऐसे वकील थे कि जब वो अपीयर होते थे उसके बाद उनको जो है कई तरह की मुश्किलात पेश आती थी, और जब उनको धमकी दी जाती थी तो उसके बाद दोबारा जो है उनका पेश होना इंतहाई मुश्किल होता था। अभी तो अरशद वोरा साहब से जो आप सवालात कर रहे थे और मुझे हैरत हुई कि वो यानी किस सादगी के साथ जो है वो जवाबात दे रहे थे। ये MQM आप खुल के क्यों नहीं बात करते? आज आप PSP के अंदर हैं और जब MQM के उसी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आप बहुत सारे मामलात में गए हैं तो आप क्यों नहीं बताते कि शहर के अंदर पूरी गाड़ियां जो है नजर आतिश कर दी जाती थी, लोगों के लाशें गिराए जाते थे, और एक ही दिन के अंदर पता नहीं कितने जो है जगहों के ऊपर कत्ल की ये वारदातें होती थी, टारगेट किलिंग होता था और उसके पीछे जो है वही हाथ हुआ करते थे। और फिर मजे की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग कि जो आज इस पूरे धारे के अंदर मौजूद हैं कि जो PSP के अंदर भी नजर आते हैं हमें, कि उस PSP के अंदर जाने के बाद उस MQM से वो कौन सा ऐसा जो है फिल्टर है कि जिससे निकलने के बाद उनको सारा जो है साफ सुथरा कर दिया गया है, उनको जो है बिल्कुल उनका क्रिमिनल जो रिकॉर्ड था वो सारा खत्म कर दिया गया है। लिहाजा इस MQM चलें उस्मान साहब, ये इन सवालात के जवाब तो अरशद साहब से लेते हैं, लेकिन जरा आज के फैसले पर आप मुतमईन हैं एज वकील? ज़ाहिर है आपने पूरा केस लड़ रहे हैं। फैसले के हवाले से तो वही फैसला, अभी तो डिटेल ऑर्डर नहीं आया है, उसके बाद ही इस फैसले के हवाले से हम जान सकेंगे कि उसके अंदर क्या बात जो है की गई है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इस प्रोसिक्यूशन को जो काम करना चाहिए, इंतहाई अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि उस प्रोसिक्यूशन ने उस तरह से उसके अंदर वो काम नहीं किया है, क्योंकि 400 विटनेस चले हैं, 400 विटनेस के अंदर कंट्रोडिक्शन भी हो सकता है, आपस में तजादात भी पाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है केमिकल एग्जामिनेशन है, उसके बहुत सारे मामलात हैं। और दूसरी बात जो आपने की कि वो जो है बहुत जैसे रिजवान कुरैशी ने इस बात को एडमिट किया कि ये जो मतलब कत्ल था ये किसी के इशारे पर किया गया था और वो खुद से जो है ये आग नहीं लगी थी, उसके बाद जो इसकी डायरेक्शन जो है तब्दील हुई। लिहाजा इसके अंदर जो भी मामलात हैं अगर कानूनी कोई सकम पाया जाता होगा तो वो डिटेल्ड ऑर्डर के बाद जो है हमारे सामने आएगा। सही जी। अच्छा साहब, ये बड़ी सादगी से आपने सारे जवाब दिए, उस्मान फारूक साहब कह रहे हैं,
तो वो सब जो माजी में होता रहा पीएसपी में आने के बाद क्या लोग भूल जाते हैं? अधूरा सच, आप क़यादत के ख़िलाफ़ तो इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन जो नीचे के लोग जो इम्प्लीमेंट करते रहे यहाँ के लोग, उनके अहकामात को, उनको आप लोग बचा जाते हैं साहब। देखें, जो कुछ भी हुआ है 30 सालों में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, वो सब पे आया है, क्लियर है, ठीक है ना। और जब मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा, और बहुत दफ़ा मैं ये बात कह चुका हूँ मीडिया पे कि अगर MQM ठीक होती तो PSP का वजूद, PSP बनती ही नहीं। MQM के इश्यूज़ थे, MQM के प्रॉब्लम्स थे। मुस्तफ़ा कमाल जिस वक्त MQM को छोड़ कर गए हैं, उस वक्त वो अपनी पीक पर थे। अनीस कायम खानी जिस वक्त MQM को छोड़ के गए हैं, वो अपनी पीक पर थे। मुस्तफ़ा कमाल सेनेटर बने हुए, उनको अभी 6 माह हुए थे, 5.5 साल सेनेटरशिप के बाकी थे। राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर थे अनीस कायम खानी। तो पार्टी तो उन्होंने रन करनी होती थी, वो छोड़ कर गए ना पार्टी को, वो अपने पीक पर छोड़ के गए। और फिर 3 साल बाद जब वो आए हैं और उन्होंने PSP बना के चीज़ें जो डिस्क्लोज़ की हैं, जब चीज़ों का पता चला है लोगों को, तो फिर जो लोग सही को सही समझ रहे थे उन्होंने PSP को ज्वाइन किया। यही काम मैंने भी किया, और यही काम इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे जो आज PSP में शामिल है। जी उस्मान साहब, मैं इसमें इंटरप्ट करना चाहूंगा। ये जो चाइना कटिंग पूरे कराची में हुई है, ठीक है कि इसका जो है सानिया बल्दिया से दूसरी तरफ शायद मेरा मौजूद चला जाए, ये चाइना कटिंग करने वाले कौन थे, किसके दौरे निजामत के अंदर ये सारी चाइना कटिंग हुई? ये बारिशों के अंदर जो अम्बात होती है और पानी पूरे इलाकों के अंदर आ जाता है, तो चले अब उस्मान साहब, तो उस्मान साहब अब ये ज़ाहिर है, ये तो वो सारे इल्ज़ामात हैं कि जिनको फिर जाके साबित भी करना पड़ता है, और अनवर मंसूर साहब भी ऐसे फरमा रहे हैं कि जिसके शवाहिद नहीं होते फिर अदम शवाहिद की बिना पर रिहा करना पड़ जाता है। तो अनवर मंसूर साहब, अब ये आप बताइए कि जो प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरियाँ हैं, इसको दूर कैसे किया जा सकता है? ये किसकी जिम्मेदारी है, किसने करना है? क्योंकि अगर ये कमज़ोरियाँ इसी तरह चलती रहीं तो बड़े बड़े केसेस के फैसले इसी तरह आते रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें महज प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी नहीं है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की कमज़ोरी भी बहुत है। इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं हैं, जैसे कि तरीका होता है, फोरेंसिक्स होती हैं उसमें ट्रेंड नहीं है। किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाती है इंटरनेशनली, किस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें की जाती हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, उसमें ट्रेंड नहीं है। प्रोसिक्यूशन जो है वो बहुत वीक है हमारे यहाँ प्रोसिक्यूटर्स को इत्तला नहीं दी जाती है। जब FIR दर्ज होती है, प्रोसिक्यूटर जो है उस पर अपने कमेंट्स नहीं देते हैं, जो कानून में दिया हुआ है जिस पर देना है उनको। जब 173 का स्टेटमेंट आता है तो उसमें जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं वो प्रोसिक्यूटर का काम होता है कि वो जाकर प्रोसिक्यूटर जो है वो कहे कि आपकी ये कमी रह गई है उसके अंदर, ताकि इन्वेस्टिगेटर वो चीज़ पूरी कर ले। ये सब बहुत से ये तो एक मैं चंद बातें बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेटर दोनों, इसके अंदर उनकी ट्रेनिंग बहुत हाई लेवल पर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी और जब तक ऑनेस्टली काम नहीं करेंगे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये, ऑनेस्टली काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमें यही प्रॉब्लम्स रहेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अनवर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अरशद बोरा साहब और उस्मान फारूक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज के फैसले पर PSP की राय हमने जानी और कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं। और एक ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि MQM की राय भी इस पर जान सकें, चूँकि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त सबसे पहला इल्ज़ाम MQM पर ही लगा, और अब देखते हैं कि MQM इस बारे में क्या सोच रही है एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो बड़ा फैसला आज सामने आया सानिया बल्दिया फैक्ट्री का, रहमान भोला और ज़ुबैर चरिया को सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया, दीगर 4 मुलज़मान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। MQM पाकिस्तान क्लेम कर रही है कि इस फैसले के बाद ये साबित हो गया कि MQM का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब बात करते हैं हैदराबाद रिजवी साहब, MQM के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हैदराबाद साहब, ज़ाहिर वाक़या जिस वक्त पेश आया उस वक्त MQM पाकिस्तान, MQM लंदन तो थी नहीं। अब्दुर्रहमान भोला सेक्टर इंचार्ज था बल्दिया का, उसने आग लगाई, किसके कहने पर लगाई, किसके कहने पर नहीं लगाई, इस पर तो अभी बात करते हैं, लेकिन वो MQM का हिस्सा तो था। आपका जो तंजीमी स्ट्रक्चर था उसमें रहते हुए वो कार्रवाई खुद से तो नहीं कर सकता था?
देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले और सबसे अहम बात ये कि बिलाखिर 8 बरस का तवील इंतज़ार ख़त्म हुआ उन तमाम लोगों का कि जो साने के शुहदा हैं और उनके लवाहिकीन हैं और उनके घर वाले हैं, और वो तमाम लोग हैं जो इस एक मुल्कगीर बदतरीन सानहे की जद में आए और शहीद हुए। आज बिलाखिर उनका ये इंतज़ार ख़त्म हुआ और अदलिया ने एक फैसला दिया 8 बरस बाद। तो यकीनन कुछ ना कुछ तो अश्कशुई उन तमाम ही लोगों की हुई होगी और हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं, क्योंकि वो भी अहले कराची हैं, वो भी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। सर वो तो बहुत गरीब हैं जहाँ वो तक लोग। आपने ये बात की, जी बहुत गरीब लोग हैं सर, वो तो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे सारे। जी जी, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और जाहिर है कि कम से कम मेरा 100 बार से ज़्यादा तो आना जाना रहा ही होगा बल्दिया टाउन के हवाले से। तो बल्दिया टाउन जानता हूँ मैं कि कहाँ है। मैं खुद नाज़िमाबाद का हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल, तो आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि एक ऐसी सूरत हाल में कि वो लोग जिनको अदालत ने सज़ा दी है, सज़ा सुनाई है, वो यकीनन उस वक्त MQM के बिल्कुल कारकुन थे। मगर साथ साथ आप ये भी यकीनन आपको पता चला होगा कि MQM के साबिक वज़ीर, एक इंतहाई बड़ा नाम MQM का, जनाब जो हमारे वज़ीर सनद भी रहे, उनको आज बरी किया गया अदालत से। और जबकि उनका नाम भी चालान में मौजूद नहीं था, उनको तलब भी नहीं किया गया था। शायद पाकिस्तान की तारीख का ये भी पहला ही वाक़या होगा कि एक वज़ीर ने खुद वजारत से इस्तीफ़ा दिया, जबकि उस मिनिस्ट्री का कोई ताल्लुक भी नहीं था उससे, और 200 से ज़्यादा बार अज खुद वो अदालत में पेश हुए और अदालत ने आज उनको सुरखरू किया। तो ये भी एक काबिल जिक्र बात है, जहां पर हम उन शुहदा का तस्करा कर रहे हैं। फैसले पे मगर अदालत ने बड़े वाज़ेह तौर पर अपने आपको फैसले अगर 8 साल पीछे ले जाएं, अगर आप 2012 का वो माहौल अपने जहन में लाएं कि जिस वक्त MQM का तूती बोलता था कराची में, एक ऑर्डर आता था पूरा शहर बंद हो जाता था, तो उस सारे माहौल में ऐसा, और जो आपका तंजीमी स्ट्रक्चर था पूरे मुल्क में, उसकी मिसालें दी जाती थी कि यूनिट और सेक्टर का जो आपका जिस तरह का ढांचा मौजूद था वो कितना मजबूत था। उस तरह के माहौल में एक सेक्टर इंचार्ज या 2 कारकुनान मिलकर किसी कंपनी के मालिक को भत्ते के लिए धमकी दें, वो भत्ता ना दे तो उसको आग लगा दें, उन दोनों पर तो अब ये साबित हो गया ना। तो ये ऐसा मुमकिन था क्या कि ऊपर किसी को? मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मेरी यही अर्ज थी इससे पहले वाले भी आपके सवाल में, कि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आनी हैं। और जाहिर है कि जो आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जाहिर है कि उसमें जिनको अदालतों ने मुजरिम करार दिया है उनको आपको ड्यू प्रोसेस भी देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सामने आएँ, क्योंकि उस वक्त जो 2012 में जो पुलिस ने तहकीकात की, उस वक्त के जो जुडिशल कमीशन ने तहकीकात की, उस वक्त जो FIA ने GIT की, और उसमें उन तमाम लोगों के बयानात मौजूद हैं कि जो वहाँ पर लवाहिकीन के जो वकला थे उनके बयानात मौजूद है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसकी फोरेंसिक की है, वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आला अदालतों में जाकर खुलेंगी। तो और जहाँ तक रह गई इसकी बात कि अगर किसी ने इंडिविजुअली MQM में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में या कहीं पर भी अगर कोई हीनियस एक्ट ऑफ क्राइम करता है, तो उसको चाहे वो इर्रिस्पेक्टिव किसी सियासी जमात का हो, कहीं का भी हो, उसको करारे वाकई सजा मिलनी चाहिए। इसमें तो दो राय है नहीं। आप कह रहे हैं बकौल मेरे कि आपने ये चीज़ें ये विटनेस नहीं किया आपने कि मतलब शहर में आपका मैंडेट सबसे ज़्यादा था, शहर के लोग आपकी सुनते थे, वो डर कर या अपनी खुशी से, लेकिन सुनते तो थे। तो वो आपका अपना ख्याल नहीं है कि आपका तूती बोलता था? देखिए, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी शहर में सबसे बड़ा मैंडेट हमारा है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा मैंडेट हमारा है इस वक्त भी शहर में, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खुशी के साथ ही है। अगर किसी ने इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम किया है तो उसको उसकी करारे वाकई सजा दुनिया में मिलनी चाहिए और आखिरत में भी मिलनी चाहिए, चाहे किसी सियासी जमात का हो, चाहे किसी मजहबी सियासी जमात का हो, या चाहे कहीं का भी हो।
उसको सजा मिलनी चाहिए, उसमें तो सही। दो राय है ही नहीं। ठीक है, चलें, ये आपका अच्छा पॉइंट है कि उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। नुसरत सैयद अब्बासी साहब भी फंक्शन लीग की रहनुमा, GDA की रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत साहब, आपकी इस फैसले पर राय, यकीन तो मुतमईन नहीं है जो फैसला आया, क्योंकि ज़ाहिर है वो कहते हैं कि जहाँ से ऑर्डर्स आए, जो लोग अहकामात देने वाले थे उनके नाम इसमें मौजूद नहीं है। सज़ाए मौत उन 2 लोगों को दे दी जिन्होंने आग लगाई। क्या राय है आपकी इस पर? बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो मुतमईन नहीं है, तो आप और मैं अपने दिल पर हाथ रखकर अगर एक लम्हे को सोचें कि हमारा अपना सगा अगर सामने खुदा न खास्ता आग में झुलसता हुआ और चिल्लाता हुआ नजर आए, जो कि हमने जब हम उस जाए वाक़या पर गए थे, मुझे मेरी आंखों के सामने है वो सीन, क्योंकि मैं पहुंची थी उस वक्त जब ये वाक़या हुआ था। तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी, सोचें। उन लोगों को की जगह अपने आप को रखकर सोचें कि वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं हमें बचाओ, लेकिन फिर मैंने देखा वो सीन, हमने देखे कि वहीं सलाखों पे वो खिड़कियों के हाथ पकड़कर खड़े, और वहीं आग ने उन्हें जला दिया और वो ढांचा वैसे ही वहाँ खड़ा है। सोचें मेरे खुदा, ये ऐसा वाक़या है जो कभी भी हमारे जहनों से नहीं निकल सकता। तो हमारे जहनों से नहीं निकल सकता, तो जो लवाहिकीन हैं उनकी जिंदगी में ये किस कदर तकलीफ दे सूरत हाल है, कभी वो चैन की नींद नहीं सोए होंगे। चलें नुसरत साहब, अब ये ज़ाहिर है अभी अनवर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक अटॉर्नी जनरल, प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन की जो कमज़ोरियाँ होती हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। ये कमज़ोरियाँ दूर करना आप ही लोगों का काम है, आप हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, 2 साल इस हुकूमत को आए हो गए। ये निज़ाम कब बेहतर होगा, इसमें तब्दीली का आगाज़ कब होगा? तब्दील होना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो मैं हैदर भाई का बहुत शुक्रिया, मुझ नाचीज़ की उन्होंने तारीफ की। इस काबिल नहीं हूँ, बस अपना हक अदा कर रहे हैं। असेंबली में बैठकर कोशिश करते हैं आवाम के हवाले से उनके इश्यूज पे बात करने की। अच्छा, अब ये प्रोसिक्यूशन या जो एग्जीक्यूशन है या हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, ये अभी का नहीं है। बहुत अगर तो ये बेहतर होता और इसको सही तरीके से लेकर चल रही होती हुकूमतें, क्योंकि अगर अब की बात नहीं है, अगर आप पीछे चले जाएं तो मैं तो बड़े बड़े केसेस को इसी तरह रुलता हुआ देख चुकी हूँ। बेनज़ीर साहिबा का, लियाकत अली खान, उसके बाद कितनी बड़े बड़े शख्सियात इस मुल्क में बहुत सारी चीजें नजर भी आना शुरू हो जाती हैं, दिखती भी हैं, लेकिन जब जजमेंट की तरह जजमेंट आती है तो सब हक्का बक्का रह जाते हैं कि मेरे खुदा ये क्या हो गया। तो यही है, जज कहते हैं कि जो चीज हमारे सामने रखी जाएगी हम फैसला उसी के हिसाब से देंगे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन जो सामने रखता है, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम सारा खराब है। वहाँ सब कुछ अपना जो सिलसिला वहाँ करते हैं ना, बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े लोग, जिसमें सियासतदान भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं या पैसे वाले लोग, जब केस को अपनी हक में लाना होता है ना, सारी सिस्टम वहीं खराब होता है। क्योंकि हमारी पुलिस जो है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1% को छोड़कर बाकी सारी सियासी है। सियासी तौर पर डिस्प्यूट होते हैं लोग और फिर इनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है अपने मफादात के लिए, ये भी हमारे सामने। ठीक है, और इसी को तब्दील होने की जरूरत है। आप यही कहते रहे हैं कि खुदारा ये सिस्टम बेहतर करें। असेंबलीज में हर तरह की चीजें डाल के रख दी। अब ये इसी असेंबली में विटनेस प्रोटेक्शन बिल हुआ था, अगर आप उसको पढ़ेंगे ना आप हैरान रह जाएंगे कि विटनेसेस को इतनी अच्छी प्रोटेक्शन है, यानी उसकी जिंदगी, उसकी सेफ्टी, उसकी आगे पीछे सब कुछ, लेकिन क्या उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है? आज गवाह कहाँ चले जाते हैं, भाग जाते हैं, डर जाते हैं, छुप जाते हैं, उस केस से हाथ उठा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जिंदगी को खतरा होगा, मार दिए जाएंगे। कागजों में कुछ और है और जमीनी हकायक कुछ और है। बहुत शुक्रिया नुसरत सैयद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थी। हैदर अब्बास रिजवी साहब, आपने वक्त निकाला, आपका ही बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये तो मजीद बात होगी, हमारे साथ रही। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आसिफ अली जरदारी ने जब अपने जेल जाने की बात की तो मौलाना साहब को उन्होंने मुखातिब किया कि हो सकता है इस तकरीर के बाद मैं वो पहला शख्स हूँ जो जेल जाए और मौलाना साहब आपने मुझसे मिलने आना है। अब एक दिलचस्प सूरत हाल आज पैदा हुई। 1 अक्टूबर को नैब पेशावर ने मौलाना फजल रहमान को आमदन से ज़ायद असासों के केस में तलब भी कर लिया है। JUIFA के सीनियर रहनुमा कारी उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कारी साहब, मौलाना साहब को अब तलब किया गया है 1 अक्टूबर को आमदन से ज़ायद असासों के केस में। मौलाना साहब जा रहे हैं, तैयारी है पेशी की? देखें जी, पहली बात तो ये है
कि ना हमारे पास कोई नोटिस आया है और न ही ये शायद आपके पास या मीडिया को ऐसा कोई लेटर मिला है कि मौलाना को बुलाया गया है। ऐसी कोई बात अब तक हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं इस ज़मन में ये कहूँगा कि भला ये पहले तो ये साबित करें कि मौलाना के पास आमदन से ज़्यादा असासे कहाँ हैं, वो असासे हमें बता दें, कुछ हिस्सा उसमें हमें दे दें कि ताकि हम समझें कि ये हमारे असासे हैं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मौलाना को बुलाएंगे तो हम उनको खुशामदीद कहेंगे, हम खैर मुक़दम करते हैं नेब का भी और नेब को चलाने वालों का भी कि वो ज़रा ये जुर्रत करें, मौलाना को बुलाएं। मौलाना अकेले नहीं आएंगे, मौलाना के साथ इंशाल्लाह लाखों लोग जमा हो के वहाँ उन पेशी में जाएंगे और फिर उस वक्त पता चलेगा कि मौलाना पर केसेस हैं या नहीं है। लेकिन पहले ये बताएं दूसरे ने जो नोटिस कहाँ है, कानूनी नोटिस चले वो नोटिस आने में तो देर सवेर कारी साहब अक्सर हो ही जाती है। अच्छा, एपीसी में जब मौलाना साहब वो एलामिया पढ़ने लगे थे तो कुछ टेंशन में थे क्या, कुछ घबराए हुए थे क्या, ट्रस्ट की कुछ कमी थी, एतमाद की इन दोनों जमातों पर जो गलत पर्चा पढ़ने लगे? फिर मरियम साहिबा ने आके उसकी तस्हीह की, कायरा साहब भी मैं वैसे एक बात मैं आपसे कहूँ कि मौलाना न कभी घबराते हैं और न कभी टेंशन में होते हैं। मौलाना अगले वाले को घबराते हैं कि जो अगला है उसको वो मौलाना से घबराता है और मौलाना दूसरों को टेंशन देते हैं, खुद मौलाना टेंशन में नहीं आते हैं। वो असल में ये था कि इन्होंने जो पहले ड्राफ्ट था वो ड्राफ्ट जब मौलाना के सामने रखा पढ़ने के लिए तो उसमें जो वो तस्हीह की गई थी वो सफ़ा उनके पास पहुंचा नहीं था, तो वो सफ़ा हटाने के लिए वो तस्हीह वाला सफ़ा जो है वो सामने रखा और वो मौलाना ने पढ़ा। और इंशाल्लाह ये तो हुकूमत की चालें हैं और हुकूमत के ऐवानों में आग लग चुकी है। एलामिया जारी होने में इतने घंटे क्यों लगे? एपीसी तो बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। मौलाना साहब तो और आपकी जमात तो अपने स्टांस में बिल्कुल क्लियर थी। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी को मनाने में इतनी देर लगी जो एलामिया से पहले का वक्फा था कि हुकूमत को अब घर भेजना है, आप तैयारी करें? देखें मेरे भाई, बात ये है कि मुख्तलिफुल ख्याल, मुख्तलिफुल की सोच रखने वाली जमातें, फिर आपस में ऐसी जमातें कि आग और पानी के मानंद हो, वो एक साथ बैठे और उनको मुत्तफिक किसी नुक्ते पे लाना, ये कोई जाहिर है कि इसमें तो कई दिन लगते हैं, कई माह लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने चंद घंटों की एपीसी में, वो एपीसी भी उन्हीं की थी, उसमें इन सबको एक नुक्ते पे मुत्तफिक कर लिया है और एक साथ खड़ बिठा दिया है। तो मैं तो कहता हूँ कि हम, मुझे और आपको और पूरी कौम को उनको सलाम पेश करना चाहिए कि वो कितने ज़हीन है और वो कितने मुद्दबिर हैं और वो कितने साहब, ये कोशिश तो मौलाना साहब ने पिछले साल भी की थी, लेकिन वो कोशिश उनकी नाकाम हो गई थी। इस साल मुख्तलिफ क्या होगा? आप लोग वही धरने देने जा रहे हैं, रैलियां करने जा रहे हैं? ये हो जाता है। देखें, कोशिश करना हमारा काम है, नताइज जो होते हैं वो अल्लाह ने देने हैं। हम नताइज के ज़िम्मेदार नहीं हैं, हम कोशिश के ज़िम्मेदार हैं। हम कुछ मुख्तलिफ करेंगे पिछले साल से। हमने कोशिश की, पिछले साल कोशिश की, अगर वो पूरे उस पर ना उतर सके तो उनकी अपनी मजबूरियां हैं। आज आप देखें कि एक पेज पर हैं, एक प्लेटफार्म पर हैं, एक बाकायदा अलायंस जो है वो बन चुका है और अब पूरी अपोजिशन जो है वो एक पिछले साल से मुख्तलिफ क्या होगा? रैलियां पिछले साल भी निकली, धरने भी दिए, आज़ादी मार्च भी हुआ। इस साल मुख्तलिफ क्या होने? 4 महीने बाद यानी जनवरी में आप लोग मुख्तलिफ क्या करेंगे? 4 महीने का तो अभी आपने टाइम दे दिया है हुकूमत को। जी, हमने शेड्यूल दे दिया है, पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। हम आगाज अक्टूबर से कर रहे हैं और उस जनवरी तक का शेड्यूल दे दिया गया है। जाहिर है ये तहरीक अब चलेगी। तहरीक जब चलती है तो तहरीक के कई मरहले होते हैं, कई नशीब व फराज होते हैं। अब हम पहले मरहले में अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है, एक हो गए हैं, एक शेड्यूल दे दिया गया है और उस शेड्यूल के तहत इंशाल्लाह उस पर अमल होगा। आज आपने देखा कि अभी मौलाना कराची पहुंचे और पहुंचते सीधा बिलावल हाउस किए, आसिफ अली बिलावल जरदारी साहब से मुलाकात हुई और उनका शुक्रिया भी अदा किया, उनकी हौसला अफजाई भी की। इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने किया, बड़ी एपीसी उन्होंने की थी, तो मौलाना वहाँ पहुंचे और उसके बाद अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो भी आप तक आ चुकी है, आपके नुमाइंदे मौजूद थे। तो ये है कि हम इस तरह किसी चीजों से घबराने वाले लोग नहीं हैं।
हम तो ये बताएंगे कि आओ हमारे ऊपर साबित करो, जिस हुकूमत जरूरत करके ये जिस लोग हुकूमत आए, के खिलाफ आप साबित करें। ये सड़कों पर जाकर उसको निकालने की बातें कर रहे हैं, वो तो खुद 126 दिन सड़कों पर रह चुकी है और वो उस वक्त की हुकूमत को नहीं हटा सकी थी। 4 माह 6 रोज तक धरना दिए रखा, तो फिर आप कैसे कामयाब होंगे? आपका धरना, आपकी तहरीक कैसे कामयाब होगी? देखें, ये सारी चीजें आप अच्छी तरह जानते हैं और आप 1977 की तारीख को भी देखें, उससे आगे पीछे तरह होता है। कभी तारीख में वक्त ज्यादा लग जाता है और कभी चंद दिनों में मसला हल हो जाता है। वो चूंकि उनका जो मसला था वो तो उस वक्त एक बुराई की जड़ थे और एक जिस हाल में वो वहाँ जमा थे, जो उनके किरदार था वो इस काबिल नहीं था वो किरदार उनका कि वो किसी तब्दीली ला सकते। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम एक तरफ है, पूरी अब उन्होंने आए हुकूमत की। कारी साहब, अब जब सब एक तरफ हो गए, जिस तरह बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस आए और फिर आकर इस तारीख का हिस्सा बने, तो मौलाना साहब की बात हुई है मियां साहब से? वापस आने का मुतालबा मौलाना साहब ने भी किया उनसे? देखें इस वक्त जो है वो जिन हालात में वो गए हैं, वो बीमार हैं, बीमारी की इलाज के लिए गए हैं, वो अपने उस हिसाब से आए। इलाज तारीख जारी रहेगी और वो ये फिर जाहिर है कि हाई कमान में जो फैसला होगा, लेकिन अभी तो आगाज है, अभी इब्तिदा हुई है। जाहिर है कि तारीख जब चलती है तो उनका मुतबादिल यहाँ पे मौजूद है, उनको की आवाज इस पे शामिल है। लेकिन कारी साहब, जितनी जारहाना उन्होंने गुफ्तगू की, मेरी जरा बात सुन लें। सबसे बड़ी कामयाबी ये हुई है कि आप मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साहिबान के खिताबात को देखें। वो जिस तरह उनके बहरहाल उनकी जमातें हैं, मियां साहब जो है वो 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, आसिफ साहब जो है वो सदर मुमलिकत रह चुके हैं, उनके अपने अपने जाती भी उनकी हैसियतें हैं और फिर उनकी पार्टियों के एक मुकाम है। तो उनके इस वक्त इतना बड़ा काम होना, ये तो खुद जो है वो हुकूमत के मुंह पे तमाचा है। और इस वक्त तो हमारी कामयाबी ये है कि हुकूमत ही हमारी मुहिम चला रही है। हुकूमत हमारी APC शुरू होने से पहले से वो हमारी मुहिम शुरू की हुई है। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे चंद दिनों का खेल है, ये सब ठीक हो जाएगा। और अब 2 बातें हैं जी, एक तरफ मुल्क का मफाद है, एक तरफ ये नाजायज और जाली तबका है। इस जाली तबके को मियां साहब ने इतनी तवील तकरीर की थी और इतने जारहाना अंदाज से उन्होंने वो पूरी बातें की थी, तो आपकी राय क्या? वैसे आपको लग रहा है कि बहुत सख्त बीमार हैं इस वक्त? लेकिन तकरीर तो बहरहाल जो भी तकरीर की बात होती है, मैदान की तकरीर की हर कोई जारहाना अंदाज में कोई करता है, कोई नरम अंदाज में करता है, कोई धीमे अंदाज में करता है, कोई मुतदिल मिजाज का होता है। तो तकरीर तो होती है तकरीर, लेकिन उससे आपको जो एक तासुर मिलता है, उससे जो एक सबक मिलता है, उससे जो पैगाम मिलता है, उसको देखा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शदीद बीमार शख्स ऐसी तकरीर कर सकता है, ऐसी आपकी राय क्या है जी? शदीद बीमार शख्स ऐसी तकरीर कर सकता है जैसे मियां साहब ने की? इस पर आपकी अरे खुदा के बंदे, शदीद बीमार का मतलब ऐसा भी तो नहीं है कि वो बिल्कुल यानी ICU में थे। बीमार तो बेशक हैं, लेकिन आप अभी जाएं, आप अस्पताल में जाएं, अगर किसी दुखी इंसान के पास आप जाएंगे, वो शदीद बीमार होगा, वो इनसे ज्यादा जज्बाती तकरीर करेगा। आप जाएं तो सही किसी के पास। ये आपकी राय। कारी उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे मौलाना साहब कभी घबराते नहीं है, परेशान नहीं होते और अभी तक उनको इस समाअत का नोटिस भी नहीं मिला। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।